हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई में सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन द डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसमें हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट एक्ट के बारे में सही है, किस प्रकार का एक्ट है। चलिए देखते हैं। द एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा उसको पास किया गया था। सेकंड हमें दिया गया है, इट गिव पावर, इसने शक्ति प्रदान की किसे, टू द गवर्नमेंट, सरकार को, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ताकि वो पॉलिटिकल गतिविधियों को जो है कम कर सके, समाप्त कर सके। अगला पॉइंट है हमारा, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, इसने सरकार को सीमित निरंकुश क्षमता प्रदान करी, शक्ति प्रदान करी, ताकि पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं, जो राजनीतिक कैदी हैं, उनको लंबे समय तक बिना किसी ट्रायल के जो है जेल में रखा जा सके। तो ये सभी प्रावधान हमें किस में देखने को मिलते हैं? रोलेट एक्ट के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोलेट एक्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, Which place in India has an artificial lake to conserve water that dates 11th century? ये हमारी हो जाएगी भोपाल के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें बहुत सारा डाटा दिया गया है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड जो बालिका शिशु की मृत्यु दर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिली है? 2017 की जो स्टडीज़ की गई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिली है ये आसाम के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेकन टू द मिटिगेट द थ्रेट्स पोज्ड बाय द माइनिंग एक्टिविटीज ऑन द बक्सर टाइगर रिजर्व इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारा बक्सर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर उसके इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो हो एक तरीके से खतरे में आ गई है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर इलीगल जो है माइनिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, थ्रेट्स जो देखने को मिल रही हैं। तो इसके लिए हमें कौन से ऑप्शन जो है वो सही दिए गए हैं जिसके माध्यम से ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पर रोकी जा सकें और जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक तरीके से कंजर्व रखी जा सके, सुरक्षित रखी जा सके। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, यानी सरकार को इस प्रकार का मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है जिसके अंदर स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो हो अपनाई जाए। सेकंड है, एनफोर्सिंग बफर जोन्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, जो एरिया प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षित क्षेत्र जिसे घोषित किया गया है, उसे क्या करना चाहिए? बफर जोन जो है उसे घोषित कर देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है एक तरीके से इंक्रीज किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व फ्रॉम बक्सर, यानी कि बक्सर के अंदर अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई, टाइगर रिजर्व के अंदर माइनिंग एक्टिविटीज अगर बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट ही कर दें, वही इसका जो है एक्यूरेटली समाधान हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। हमारी तीनों स्टेटमेंट जो है एक्यूरेट है, जिसके अंदर सरकार को जो है किस प्रकार एक्शन लेने की आवश्यकता है उसके बारे में बात की गई है, बफर जोन की बात की गई है, और जो हमारे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है, तीनों ऑप्शन के माध्यम से देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन केम टुगेदर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, जब यूरोपियन संघ का जो है एक तरीके से निर्माण किया जा रहा है, तो उसके अंदर हेडक्वार्टर जो है वो किसे चुना गया है? तो हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर जो है इसका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमें दिया गया है कि किस प्रकार बहुसंख्यकवाद और पावर शेयरिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो बहुसंख्यकवाद एक तरीके से किस धारणा को साथ लेकर चलता है कि मेजोरिटी जो है वो एक तरीके से मेजोरिटी कम्युनिटी की बात करता है, जबकि पावर शेयरिंग बात करता है किसकी? जो सत्ता जो है, पावर जो है वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के माध्यम से बटी हुई होनी चाहिए। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है एडिशन और रिजल्ट के माध्यम से हमें देखना है कौन से जो है इसकी व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कौन सा ऑप्शन है वो सही है या गलत है। फर्स्ट हमारा, डेमोक्रेसी इंक्रीज नॉट ओनली प्रेडिक्शन बट आल्सो कंप्लेंट, यानी कि डेमोक्रेसी शासन प्रणाली ने न केवल हमारी इच्छाएं जो है वो इंक्रीज की हैं बल्कि हमारी शिकायतें भी जो है वो हमारी इंक्रीज करती हैं। रीजन क्या दिया गया हमें? कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ ए टेस्टिमनी ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की सफलता माना जाता है किसे? कि यहाँ पर शिकायतें जो आ रही है। तो हमारे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ जो कंप्लेंट जो है सामने आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिकायतें ही जो लोकतंत्र की सफलता का कारण है। तो हमारा आज जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बातें दोनों ही सत्य हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है किस प्रकार व्यक्ति जो है वो फ्लोस और कम्युनिटी जो है उसका एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो किस प्रकार वस्तु प्रणाली जो है किस प्रकार कार्य करती थी पहले। तो उसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमें बताया गया है
You are a citizen of a country that has a democratic form of government. You want to ensure that the system of power sharing in your country is effective and that no one branch government has absolute power. यानी हम डेमोक्रेटिक जो शासन प्रणाली है उसमें एक तरीके से निवास कर रहे हैं और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, वहाँ पर सत्ता जो है विभाजित होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, पावर शेयरिंग का कांसेप्ट लागू होना चाहिए किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से, और वहाँ पर जो ब्रांच है, जो शाखाएं जो है वो किस प्रकार निरंकुश जो है वो सरकार नहीं होनी चाहिए। तो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है इंडिया में भी जो है डेमोक्रेसी शासन प्रणाली है और किस प्रकार जो है पावर शेयरिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका एक्यूरेट आंसर है पावर सेपरेटेड, यानी शक्ति जो है वो विभाजित है किसके बीच में, अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांच के बीच में। विद ईच ब्रांच हैविंग इट्स ओन रिस्पांसिबिलिटीज, हर ब्रांच हर शाखा की जो अपने उत्तरदायित्व है, अपने कर्तव्य हैं एंड पावर्स और उसकी अपनी शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें देखने को मिलता है एक पेंटिंग, जिसमें बताना कि किसके जो है चित्र है, तो आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हमें देखना है कि किस प्रकार ग्लोबल इकोनॉमी फॉरेन ट्रेड को जो है इंपैक्ट जो देखने को हमें मिल रही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चॉइस जो है इंक्रीज होगी, किसके कारण, गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज, उसके साथ ही सेकंड। अगला ऑप्शन है हमारा प्रोड्यूसर फ्रॉम द कंट्रीज क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन, यानी कि किस प्रकार जो है एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता रखते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, जबकि देशों के बीच में काफी ज्यादा दूरी यहाँ पर देखने को मिलती है फॉरेन ट्रेड के अंदर। इसके साथ ही जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या बात करता है कि फॉरेन ट्रेड जो है उन्होंने किस प्रकार रिजल्ट सामने आया कि एक दूसरे के राष्ट्र को जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं मार्केट को, और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन द डिफरेंट कंट्रीज जो हमें देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इफ ए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन ए राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, वो क्या कहलाएगी, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर हमें जो है घटनाक्रम दिया गया है जिसे हमें अरेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जनरल डायर ने किस प्रकार जो है गैदर्ड क्राउड को ऊपर जो है आदेश दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। अगला ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि फोर्स रिक्रूटमेंट जो की जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा जो ओटोमन साम्राज्य है, किस प्रकार जो है तुर्की ने लेड किया है किसको, खिलाफत मूवमेंट को। और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को जो है लॉन्च कर दिया गया है किसके अगेंस्ट में, रूलेट एक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा आएगा, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद जो है जनरल डायर ने जो है आदेश दिए थे, तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है रूलेट एक्ट हमें देखने को मिलता है। तो हमारा क्रम बनता है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें बताया गया कि स्ट्राइक जो है वो ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा एक स्ट्राइक जो है वो की जा रही है, जिसके अंदर वेजिटेबल, मिल्क और काफ़ी सारी चीज़ें जो अफेक्ट हो रही है, रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरियाज हो। फूड जो है वो एक तरीके से किस प्रकार इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें किस किस जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा हड़ताल की जा रही है, तो इसमें कौन कौन जो है वो इंक्लूड है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन द late 19th century as Western power established their output in China। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एक तरीके से सही हो जाती है, किस प्रकार जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है और प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ है चाइना के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, बीजिंग बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत देखने को मिलती है, क्योंकि बीजिंग जो है एक तरीके से कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला जगत में कि वो एक तरीके से हब बनकर उभरा हो किसका, प्रिंटिंग कल्चर का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो है एम गेव हिज फ्रेंड क्लू अबाउट। इसमें सोइल की जो है वो प्रकार बता रखे हैं कि किस प्रकार की जो मृदा है वहाँ पर एक तरीके से अच्छी फसल जो है वो ग्रो हो सकती है, किस प्रकार की कॉटन की। तो इसके लिए हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर इट वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर हमें बताया गया है द इमर्ज ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये किससे संबंधित है, ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। दो देशों या दो से अधिक राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं वो आपस में किस प्रकार जो है कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्शन बनाते हैं, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के लिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो विश्व के विभिन्न राष्ट्र जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और किस प्रकार जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई है पॉलिटिकल पार्टी अगर फॉर्म करनी है सरकार के गठन के लिए, तो किस प्रकार के जो स्टेटमेंट है वो उचित हो सकती हैं।
रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स, ये भी एक्यूरेट हो जाएगा कि विभिन्न जनजातियों और जातियों का संगठन जो हो इसमें शामिल हो। इसके साथ ही रिलीजन जो है वो सभी धर्मों को साथ लेकर अगर चल रही हैं तो वो एक पॉजिटिव बात होगी। जबकि तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है एलीट वर्ग को अगर हम एक तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड लास्ट है हमारा एनआरआई को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये भी जो है एक तरीके से बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक्यूरेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है। मिस एस जो है उन्होंने अप्रोच किया है बैंक को, किसके लिए, लोन के लिए। उन्होंने अपने बिजनेस के लिए उन्होंने लोन लेना चाहा और इसके साथ ही किसको अप्रोच किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको अप्रोच किया है, विच इज़ ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट कर रही हैं उनके विलेज में। एंड बैंक जो है उन्होंने उसको जो लोन उन्होंने प्रपोज किया था उसको एक तरीके से उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने एक तरीके से इसके जो लोन था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप टू अप्रूव मिस एस लोन्स एप्लीकेशन फॉर हर बिजनेस। यानी कि जो उन्होंने एक तरीके से बैंक ने किस प्रकार उनके लोन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसी क्या जो है एक तरीके से मान्यता थी जिसे बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में लिए जो है वो एक्यूरेट नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने जो है वो अड़चन पैदा नहीं की और उन्होंने इसका लोन जो है वो प्रोवाइड करा दिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ कोलेटरल।